नमस्ते, मैं सरिता कुमारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल SKC वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे MA हिंदी के प्रथम सेमेस्टर की पुस्तक भाषा विज्ञान का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो वीडियो को देखने से पहले कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाषा विज्ञान के बारे में आपको बताया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, बट मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल दी है। तो आप चैनल पर जाके SKC वीडियो क्रिएटर में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, वो आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज हम बात करेंगे भाषा विज्ञान का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज हम उसी के बारे में बताएंगे। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा और वाक्य के स्वरूप की समीक्षा कीजिए। अथवा करके भी ये क्वेश्चन आ सकता है। भाषा व्यवस्था का साधारण परिचय दीजिए। तो ये दो तरह का क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह पूछ सकता है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। ठीक है, तो इसका हम अच्छी तरह मैं आपको बताऊंगी। भाषा से अभिप्राय मानवीय भाषा से है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाषा मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी में भी यही बताया हुआ है। इस प्रश्न में भी इसका जो आंसर है उसमें ये बताया हुआ है, भाषा से अभिप्राय मानवीय भाषा से है जिसे मानव समाज में रहते हुए सीखता है। इसका मतलब है कि भाषा समाज का गहरा संबंध है। भाषा का समाज के साथ बहुत ही अटूट सा एक रिश्ता है। भाषा समाज पर ही निर्भर है और समाज भाषा पर निर्भर है। मैंने आपको जो पिछला प्रश्न बताया था तो मैंने आपको यही बताया था कि मानव जीवन के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। जो इंसान बोल नहीं सकता है उसको पूछिए कि भाषा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये बात सही है ना। हम जैसे बोलते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, हमें पता है, हम नए से नया सेंटेंस आगे जोड़ लेते हैं कि हमें ये बात बोलनी है तो हम ये सेंटेंस यहाँ पे बोलेंगे। पर जो इंसान बोल नहीं सकता, जो इंसान इशारों से बात करता है, उसे भाषा की अहमियत का सबसे अधिक पता होता है कि मैं अपने शब्दों को दूसरों तक कैसे व्यक्त करूं। तभी बोला गया है कि भाषा का समाज के साथ गहरा संबंध है और भाषा जो है वो समाज पर ही निर्भर है और समाज जो है वो भाषा पर निर्भर है। जैसे जैसे मानवीय समाज का गठन हुआ वैसे ही भाषा का विकास होता चला गया। जैसे जैसे समाज बनता गया वैसे वैसे भाषा उत्पत्ति की तरफ चढ़ती गई। आरंभ में मानव विभिन्न प्रकार के संकेतों द्वारा अपने साथियों को साथ विचार विनिमय करता था। मैंने वही बात बताई ना, जो इंसान बोलता नहीं है वो अपने विचारों को इशारों के साथ एक दूसरे को समझाता है, परंतु जो इंसान बोल सकता है वो अपने विचारों को बोल के ही व्यक्त करता है। तभी मैंने बोला कि जो इंसान बोल नहीं सकता है उसके लिए भाषा क्या है, उसकी क्या अहमियत है उसकी जिंदगी में, उसे वो बहुत ही अच्छी तरह पता है। तो अगला है, जैसे भाषा की व्यवस्था ही उसे सार्वभौम तथा सनातन बनाती है। भाषा की व्यवस्था होना एक अनिवार्य है। भाषा व्यवस्था के बिना हम भाषा द्वारा अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। संसार की ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसकी व्यवस्था नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है। संसार में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसकी व्यवस्था नहीं है। संसार में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, परंतु हर एक भाषा की अपनी अलग व्यवस्था बनी हुई है। तो दूसरी भाषा में दूसरी व्यवस्था देखने को मिलती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे अलग अलग भाषा है तो ऐसा नहीं है कि एक भाषा में आपको एक ही व्यवस्था देखने को मिलेगी, नहीं है। हर भाषा की अपनी अलग अलग व्यवस्था है। जैसे हम पहाड़ी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि कुछ ही चले तू, ये अलग अलग जैसी लगती है। और जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो ये अलग है, जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ये अलग है। तभी बोला गया है कि हर एक भाषा की अपनी अलग अलग व्यवस्था है।
भाषा में सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत का प्रचलन हुआ। ये भी बात सही है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा बुक्स में। एमए हिंदी की जो प्रथम सेमेस्टर की बुक्स हैं वो भाषा पर ही ज्यादा निर्भर है। तो आप देख सकते हैं कि भाषा में सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत का प्रचलन हुआ, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। फिर आगे जैसे जैसे सौरसेनी आ गई, खड़ी बोली आ गई, ये सारी भाषाएं इनके आगे आगे चलती गई हैं। अगर आपको भाषाओं का चार्ट लेना होगा, मतलब कैसे कैसे भाषा स्टार्ट हुई, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैम हमें भाषा का पूरा चार्ट बना के दे दो, मैं आपको वो बना के दे दूंगी, या मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, या मैं आपको समझा भी दूंगी अच्छे से। तो आप मुझे बताना कमेंट करके। जैसे जैसे किसी नई भाषा का विकास होता है तो वह अपनी अलग प्रकार की व्यवस्था का अपना लेती है। हाँ, ये बात भी सही है। जैसे जैसे अलग अलग भाषा बनती है, जैसे हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, उसकी व्यवस्था भी अलग अलग बनती जाती है, वो अलग अलग तरह से बोली जाती है। जैसे यहाँ पे हम और जैसे बोलेंगे, आगे और जैसे बोलेंगे, आगे और जैसे बोलते हैं, ये व्यवस्था एक साथ बनती ही चली जाती है। तो जिसका पहला पॉइंट है स्वनात्मक व्यवस्था। भाषा की छोटी से छोटी इकाई को स्वन कहते हैं। ये तो सभी को ही पता है कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई को स्वन कहते हैं। ध्वन्यात्मक परिवेश की भिन्नता के कारण ये एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होते हैं। हाँ, जैसे कल, कर, कब, ये आप उदाहरण के रूप में भी पढ़ सकते हैं, ये बुक में समझ भी सकते हैं। तो ये इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वन होती है। इस प्रकार परिवेश मूलक भिन्नताओं वाली स्वन इकाइयों को एक दूसरे के सदस्य बनाकर स्वनिम की परिकल्पना पर कर ली जाती है। तो इसका दूसरा पॉइंट है स्वनिम व्यवस्था। स्वनिम उच्चरित भाषा की एक ऐसी लघुतम इकाई है जिससे दो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है। ये भी बिल्कुल सही है। जैसे हम हिंदी भाषा में क, ख, ग, घ, ण है ना, उसमें इनका जो क्रम है वो प्रयुक्त नहीं होता है, जैसे अलग अलग क, ख, ग, घ, ण। वैसे ही इंग्लिश में ABCD, इनका जो भी क्रम है वे भी अलग प्रकार से होता है। इनका क्रम जो है वह अलग प्रकार से प्रयुक्त नहीं होता है। तो स्वनों को शब्दों में प्रयुक्त करने की पद्धति प्रत्येक भाषा की अलग प्रकार की होती है। हाँ जी, हर एक भाषा का अपने शब्दों को प्रयुक्त करना एक अलग अलग तरह से व्यक्त किया जा सकता है। इसका तीसरा पॉइंट है वाक्यात्मक व्यवस्था। पदों के समूह से वाक्यों का निर्माण होता है, परंतु वाक्य की भी अपनी व्यवस्था होती है। पतंजलि ऋषि ने साकाश पदों के समूह को वाक्य माना है। आचार्य विश्वनाथ ने आकांक्षा, योग्यता से युक्त पदों के समूह को वाक्य माना है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया का उपयोग किया गया है। वाक्य में विश्लेषण, विस्तारक, क्रिया विश्लेषण आदि में प्रयोग की संभावनाएं भी अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो इसका तीसरा पॉइंट है वचन व्यवस्था। वाक्य में एक पद के अनुसार दूसरे पद की व्यवस्था की जाती है, जिसे हम वाक्य में वचन अन्वृत्ति का होना आवश्यक है। हिंदी का वचन व्यवस्था संस्कृत की वचन व्यवस्था की अपेक्षा काफी सरल है, क्योंकि संस्कृत में 3 वचन है और हिंदी में 2 वचन है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि लड़का खेल रहा है, दूसरा वचन है, पहला है लड़का खेल रहा है, दूसरा, इस सेंटेंस को हमने था बना दिया, जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है ना, वैसे ही है। लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा था, लड़का खेल रहा होगा मतलब फ्यूचर में चला गया है ना। और लड़का खेल रहा था, ये क्या है, प्रेजेंट है। और लड़का खेल रहा है, ये है, आप समझ ही सकते हो। वैसे ही लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे थे, लड़के खेल रहे होंगे। तो इसमें जो लड़का है वो है एक वचन और लड़के हैं बहुवचन। तो हिंदी में 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। तो इसका तीसरा पॉइंट है वाक्य व्यवस्था का ही दूसरा पॉइंट है
लिंग व्यवस्था, वाक्य की रचना करते समय हम उसके पदों में विभिन्न लिंगों की योजना करते हैं। संस्कृत में यदि 3 लिंग है तो हिंदी में 2 लिंग है। लिंग का अर्थ है चिन्ह जिसे किसी नर या मादा होने की पहचान की जाती है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है या लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़का खेल रहा है या लड़की खेल रही है। तो इसमें पता लग रहा है कि कौन खेल रहा है, नर खेल रहा है या मादा खेल रही है, तो इसमें पता लग रहा है। तो यही लिंग भेद है। इसका अगला पॉइंट है पुरुष व्यवस्था। भाषा व्यवस्था में पुरुष व्यवस्था का भी विशेष महत्व होता है। संस्कृत तथा हिंदी भाषाओं में 3 पुरुषों की व्यवस्था की गई है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 पुरुष व्यवस्था है। तो इसका अगला पॉइंट है काल व्यवस्था। समय की स्थिति को काल कहते हैं। सभी भाषाओं में काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। काल व्यवस्था से हमें कार्य की निष्पत्ति का ज्ञान होता है। चल रहे काल को वर्तमान कहते हैं, बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं और आने वाले काल को भविष्य काल कहते हैं। इसका अगला पॉइंट, जिसे हम इसे उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे वर्तमान काल है, लड़का स्कूल जाता है, ये कौन सा है, प्रेजेंट। लड़का स्कूल जाता है, यह वर्तमान काल। लड़का स्कूल गया, यह भूतकाल। और लड़का स्कूल जा रहा होगा, ये क्या है, भविष्य काल। इसका अगला पॉइंट है भाषा व्यवस्था का विवेचन। भाषा व्यवस्था व्याकरण से संबंधित होती है, परंतु भाषा व्यवहार भाषा के प्रयोग से संबंधित है। भाषा व्यवस्था के अंतर्गत हम यह निर्णय करते हैं कि जो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है, क्या वह लोक स्वीकृत है या नहीं है। तो इसका अगला पॉइंट है भाषा व्यवस्था का विवेचन का। पहला पॉइंट है भावात्मक, दूसरा है सामाजिक संदर्भ और तीसरा है वार्षिक भंगिमा। इसका अगला पॉइंट है व्यंजन का आधार। जब कोई शब्द सामान्य अर्थ की अभिव्यक्ति ना करके विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति कर तो उसे व्यंजनात्मक रूप हमारे सामने आते हैं। व्यंजन के प्रयोग से भाषा व्यवहार अत्यधिक प्रभावोत्पादक बन जाता है। जैसे मेरा काम करने का समय खत्म हो गया, मुझे मजदूरी दीजिए ताकि मैं घर चला जाऊं। इसका अगला प्रश्न है मुहावरे और लोकोक्तियों। इसका अगला पॉइंट है मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग। मुहावरों और लोकोक्तियों से भाषा में अर्थ गंभीरता उत्पन्न की जाती है। जैसे घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना इसका मतलब होगा प्रसन्न होना। बहुत पुराना मुहावरा है घी के दिए जलाना की प्रसन्न होना। जब राम भगवान जी 14 वर्ष वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने उनके स्वागत के लिए घी के दिए जलाए थे। ये बहुत ही पुराना मुहावरा है। जैसे आंख लगना, नींद आना, ये तो आप किसी भी सीरियल को देखते देखते आंख लग गई, बैठे बैठे आंख लग गई, या कुछ भी आप बना सकते हैं जो आपको सरल लगे। जैसे आंख लगना, प्रेम होना। आंख लगना और आंख लगना 2 तरह के हैं, इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। मतलब कुछ भी बना सकते हैं आप। जैसे प्रेम करना, मुझे उसे देखते ही आंख लग गई, मुझे उसे देखते ही आंख लग गई। तो आप मुहावरे बना सकते हैं। मुहावरे वैसे हम कहते हैं ना, मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तो कई बार हमारे मुंह से मुहावरा भी निकल जाता है। तो ये क्या है, हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य हैं। इसका अगला पॉइंट है शैली। भाषा व्यवस्था में शैली का विशेष महत्व रहता है। हिंदी भाषा में अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग देखा जा सकता है। फलतः प्रत्येक साहित्यकार की अपनी ही शैली होती है। कुछ लेखक सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं और कुछ संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे अलंकृत भाषा, अंकलंकृत शैली होगी, उर्दू शैली होगी, वर्णात्मक शैली होगी, सांस्कृतिक शैली होगी। तो हर एक प्रश्न में आपको भाषा शैली देखने को जरूर मिलेगी कि इसमें कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया गया। इसमें संस्कृत भाषा शैली का प्रयोग किया गया है या अलंकृत भाषा शैली का प्रयोग किया गया या मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो
यही इसका प्रश्न है, जिसे हम कहते हैं ना कि मम्मी मुझे रिचा की मैरिज जरूर अटेंड करनी है, यू नो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सर मुझे अपना अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक जाना है। यहाँ पर ये दृष्टव्य है कि युवक युवतियां ना तो पूर्ण रूप से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं और ना ही पूर्ण रूप से हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। तो भाषा संस्कार में यही कहा गया है कि जिसे अभी मैंने आपको सेंटेंस बनाया कि मुझे मम्मी मुझे रिचा की शादी में जाना है, यू नो मम्मा मुझे रुचि की शादी में जाना है। तो अलग अलग भाषा का अपना अस्तित्व है, अलग अलग भाषा अलग तरह से बोली जाती है। अपनी जो हमारी भाषा व्यवस्था है वो भी अलग अलग तरह की है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि भाषा जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सारे ये जो प्रश्न है वाक और वाक वाला, भाषा व्यवस्था वाला, इसी प्रश्न में यही पूछा गया है कि भाषा हमारे लिए क्या है। इसके पॉइंट दिए गए हैं कि भाषा को हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, तो उसी के ही ये पॉइंट है। वाक्य में लिंग भेद है, मुहावरे हैं, भाषा शैली है, भाषा संस्कार है। तो यही 10-12 पॉइंट्स बनेंगे, 10-12 पॉइंट्स बनेंगे, पूरे 10-12 पॉइंट्स बनेंगे। और इसके जो आगे के पार्ट होंगे, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि लिंग भेद है, वाक्य है, शब्द है, स्वर्ण है, ये सारे आप पॉइंट्स को आप पॉइंट बना के लिखोगे तो एग्जामिनर आपको 16 में से 10 नंबर तो दे ही देगा। 10 में से 10 या 11 भी दे सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन, जब भी आप प्रश्न करते हैं तो प्रश्न को करने से पहले उसकी एक डेफिनेशन जरूर देनी है, ताकि एग्जामिनर ये सोचे कि बच्चे को ने परिभाषा जब लिखी है तो उसे क्वेश्चन भी उतनी ही अच्छी तरह से आता होगा। तो आपने जरूर एक परिभाषा जरूर लिख के आनी है, वो भी हर एक पेपर में। और हो सके तो हर क्वेश्चन में 1 या 2 डेफिनेशन जरूर लिख के आना। और अगर आप और डेफिनेशन जब आप लिखते हैं ना तो पूरा करेक्ट डेफिनेशन लिखनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको आधी डेफिनेशन आती है और आपने राइटर्स का नाम दे दिया, ये गलत बात है। आपने राइटर्स का नाम नहीं देना है अगर आपको डेफिनेशन अच्छी से नहीं आती है। बेशक आप डेफिनेशन लिख के आ जाइए, परिभाषा लिख के आ जाइए, परंतु आपको अगर परिभाषा बिल्कुल अच्छे से आती है तभी आपने राइटर का नाम देना है। अगर आपको परिभाषा अच्छे से नहीं आती है तो उसे लिख के आ जाना है, पर राइटर का नाम नहीं देना है, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।